अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है होम्योस्टेसिस, द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज टर्म्ड एज होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस बेसिकली क्या है? इंटरनल इन्वायरमेंट का सेम रहना, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में तब्दीली आने के बाद भी एक्सटर्नल इंटरनल इन्वायरमेंट में माइनर से तब्दीली आना और इंटरनल इन्वायरमेंट सेम रहना होम्योस्टेसिस कहलाता है। Homeostasis keeps the internal fluctuation in narrow range with various compared to wider external fluctuations. होम्योस्टेसिस जो है वो इंटरनल फ्लक्चुएशन, अब जाहिर सी बात है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में तब्दीली आ रही है तो क्या होगा कि इंटरनल इन्वायरमेंट जो है ऑर्गेनिज्म का उसमें भी तब्दीली आएगी, पर वो तब्दीली नैरो रेंज में होगी, ज़्यादा रेंज में नहीं होगी जितने कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में फ्लक्चुएशन हो रही है वाइडर रेंज पर। तो इंटरनल इन्वायरमेंट, इस पॉइंट से हमें ये पता चलता है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जितनी ज़्यादा तब्दीली आए, इंटरनल इन्वायरमेंट ऑर्गेनिज्म का उसमें वो सेम रहेगा, उसमें कम से कम फ्लक्चुएशन होगी। ये होम्योस्टेसिस के ज़रिए से होगी, ये प्रोसेस होम्योस्टेसिस कहलाता है। अफेक्टेड कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के चेंज होने से इंटरनल इन्वायरमेंट पे के कौन कौन से कंपोनेंट सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं? Most susceptible components of internal environment that may be affected by fluctuations in external environment, for example water, solute, temperature। अब जो सबसे ज़्यादा कंपोनेंट्स जो चेंज होते हैं, जिनमें फ्लक्चुएशन होती है लेकिन वो फ्लक्चुएशन माइनर रेंज में होती है, मेजर रेंज में या वाइडर रेंज में नहीं होती इंटरनल इन्वायरमेंट में, तो इंटरनल इन्वायरमेंट में जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं वो कंपोनेंट हैं वाटर, सॉल्यूट और टेम्परेचर। अब जो है वाट सॉल्यूट किसे कहते हैं? जो सॉल्यूशन जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक सॉल्वेंट से और दूसरा सॉल्यूट से। सॉल्वेंट वो जो तादाद, जो मिकदार में, क्वांटिटी में ज़्यादा होता है, जबकि सॉल्यूट वो होता है जो मिकदार में कम होता है। जैसे कि अब अगर हम मीठे पानी की बात करें तो उसमें जो है शुगर वो सॉल्यूट होगी क्योंकि वो हम कम मिकदार में लेते हैं, और सॉल्वेंट जो है वो वाटर होगा, वो हम ज़्यादा मिकदार में लेते हैं। इसी तरह से नमक, नमकीन पानी की भी मिसाल हम लेते हैं, उसमें जो नमक है वो सॉल्यूट है क्योंकि वो हम कम मिकदार में लेते हैं, जबकि वाटर सॉल्वेंट है वो हम ज़्यादा मिकदार में लेते हैं। वाटर, सॉल्यूट और टेम्परेचर, ये तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में तब्दीली की वजह से। लेकिन इन कंपोनेंट्स में भी फ्लक्चुएशन जो है वो ज़्यादा वाइडर रेंज में नहीं होती, नॉर्मल रेंज में, नैरो रेंज में होती है। ये कुछ प्रोसेसेस हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन जो है उसको फॉलो करते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन इज़ द mechanism of regulation generally between organism and environment of solute and the gain and loss of water। ऑस्मो रेगुलेशन वो क्या है? ये मेकानिज़म है रेगुलेशन का, रेगुलेट करने का, किसके दरमियान? ऑर्गेनिज्म के इंटरनल इन्वायरमेंट के दरमियान, एंड environment of solute and the gain and loss of water। Exhalation क्या है? It is the mechanism of elimination of nitrogenous waste to maintain the internal environment।
Thermoregulation is the mechanism of maintenance of internal temperature within a tolerable range. थर्मोरेगुलेशन क्या है? ये इंटरनल इन्वायरमेंट के इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन रखना टॉलरेटेबल रेंज तक, जिसको वो बॉडी बर्दाश्त कर सके। Homeostasis does not mean to keep a fixed internal environment, as change maintained within a specific change are necessary for normal body temperature। अब होम्योस्टेसिस के बारे में ये गलत कॉन्सेप्ट होता है कि होम्योस्टेसिस का मतलब ये है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में तब्दीली आने से इंटरनल इन्वायरमेंट बिल्कुल ही तब्दील ना हो, उसमें माइनर सी नैरो रेंज की नैरो चेंज उसमें आती है। जैसे कि अगर समर का मौसम हो तो उसमें टेम्परेचर क्या होगा? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हाई होगा, तो क्या होगा? बॉडी का टेम्परेचर जैसे ही नैरो रेंज में उसकी फ्लक्चुएशन होगी, नॉर्मल रेंज से 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर हम सेल्सियस स्केल पे देखें 37 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा सा एक्सीड करेगा तो क्या होगा? बॉडी जो है वो स्वेटिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देगी, पसीना बहुत आएगा और उससे क्या होगा? बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। तो उससे क्या हुआ कि नॉर्मल सी या नैरो तब्दीली आई, बहुत कम तब्दीली आई इंटरनल इन्वायरमेंट में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के चेंज होने से। इसी तरह से विंटर में भी ऐसे ही है कि जब विंटर में ठंड ज़्यादा होती है, टेम्परेचर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का लो होता है और बॉडी के ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर बॉडी को ठंड लग रही होती है तो क्या होता है कि फीडबैक मैकेनिज़्म के थ्रू वार्म प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से मोस्टली ऐसे होता है कि सुबह के वक्त मुंह से धुएं निकल रहे होते हैं ज़्यादा ठंड होने की वजह से। वो बॉडी जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के में चेंजिंग की वजह से इंटरनल इन्वायरमेंट को फीडबैक देती है कि ये नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर से बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे लो ना हो जाए। तो वो क्या होता है कि वार्म बॉडी जो है वार्म होना, बॉडी का जो है फीडबैक मैकेनिज़्म वार्म सिस्टम जो है वो ऑन कर देता है और इस वजह से बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है, यानी कि थोड़ी सी तब्दीली होती है और फिर उसके बाद बॉडी उसको मेंटेन कर लेती है। अब ये किस तरह से होता है? ये फीडबैक मैकेनिज़्म के थ्रू होता है। अब ये जो है ये सारा प्रोसेस जो हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से अगर बॉडी का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो चेंज होगा तो इंटरनल इन्वायरमेंट उसमें थोड़ी सी तब्दीली करके उसको नॉर्मल रेंज पे ले आएगा या इतनी रेंज पे रखेगा जो बॉडी टॉलरेट कर सके। उसके लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले रिसेप्टर, कंट्रोल सिस्टम और इफ़ेक्टर। ये तीन चीज़ें जो हैं वो शामिल होती हैं होम्योस्टेसिस में। और होम्योस्टेसिस बेसिकली क्या है? होम्योस्टेसिस है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के चेंज होने से इंटरनल इन्वायरमेंट में का मेंटेन रहना होम्योस्टेसिस कहलाता है। उसके लिए तीन चीज़ें रिसेप्टर, कंट्रोल सिस्टम और इफ़ेक्टर की ज़रूरत होती है। In living system, there is set point in temperature regulated animals. Receptor detect temperature change, for example, of increased temperature and send signal to control center for the action of cooling system and vice versa. अब लिविंग सिस्टम में यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है उनकी बॉडी टेम्परेचर जो है वो एक सेट पॉइंट पे होता है कि ये उनका प्लांट्स का ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ये एनिमल्स का ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ये ह्यूमन बींग्स का ऑप्टिमम टेम्परेचर है बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट का। अब अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में के टेम्परेचर जो है वो हाई हुआ है तो क्या होगा कि बॉडी के जो रिसेप्टर हैं वो उस टेम्परेचर को डिटेक्ट करेंगे जो वो इन्वायरमेंट से ले रहे होंगे टेम्परेचर, और वो जो है इंक्रीज टेम्परेचर, जो टेम्परेचर ज़्यादा वो टेम्परेचर जो है वो उसको डिटेक्ट करेंगे और फिर वो सिग्नल सेंड करेंगे कंट्रोल सेंटर को, बॉडी के कंट्रोल सेंटर को सिग्नल सेंड करेंगे। तो उसके नतीजे में वो क्या एक्शन परफॉर्म करेगा? वो कूलिंग सिस्टम को ऑन कर देगा
और इस तरह से बॉडी का जो है वो इंटरनल टेम्परेचर माइनर सी तब्दीली के बाद नॉर्मल रेंज में रहेगा। इसी तरह से अगर अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में टेम्परेचर लो हो तो बॉडी उसी तरह से डिटेक्ट करेगी। डिटेक्ट करने के बाद वो उस डिटेक्शन को, उस सिग्नल को सेंड कर देगी कंट्रोल सेंटर के बाद, और फिर जो है वो बॉडी का वार्म सिस्टम ऑन हो जाएगा और इस तरह से बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर बरकरार रहेगा एक्सटर्नल टेम्परेचर में तब्दीली के बावजूद भी। Detection of change and signaling for effect response to control system is a feedback mechanism। अब ये जो है होम्योस्टेसिस में जो हम लोगों ने तीन चीज़ें पढ़ी कि होम्योस्टेसिस के लिए ज़रूरी है रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर। रिसेप्टर ने जो है वो डिटेक्ट करना है, फिर जो है उसने उस सिग्नल को सेंड करना है कंट्रोल सेंटर के बाद। कंट्रोल सेंटर ने क्या करना है, इफेक्टर को ऑन करना है। अगर वो हो सकता है कूलिंग सिस्टम वाला भी और वार्म सिस्टम वाला भी। तो जो है ये जो प्रोसेस है ये फीडबैक मेकानिज़म कहलाता है, जिसमें फीडबैक देना है कि कौन सी चीज़ जो है। फीडबैक मेकानिज़म बेसिकली क्या है कि अगर कोई भी चीज़ जो है वो एक्सीड कर गई है एक नॉर्मल रेंज से, तो उसका फीडबैक देना कंट्रोल सेंटर को कि इसको कंट्रोल किया जाए, तो वो जो है फीडबैक मेकानिज़म कहलाता है।